मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इस विषय पर जो आर्थिक मांगे थी उस पर करीब 74 सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार और सुझाव रखे हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं और सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि काम करते समय आपके अनुभव के आधार पर आपने जो अच्छे सुझाव दिए हैं उसका उपयोग करके, उसको स्वीकार करके उसके ऊपर अमल करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। फारूक साहब, मैं आपको अनुरोध करूंगा, केवल जम्मू कश्मीर में हम 60,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी जो झोजिला टनल बन रही है, मैं पहली बार मुझे सौभाग्य मिला कि आपका कश्मीर ने जन्नत है, कितना सुंदर है। और कारगिल के नीचे पहाड़ी पर ऊपर बाबा अमरनाथ का वो दिखता था और वहां से मैं टनल का निरीक्षण कर रहा था। और पूरा लद्दाख और लेह से लेकर श्रीनगर आने तक कितनी कठिनाइयां थी। अब वो झेड़मोर भी टनल पूरी हो रही है। झोजिला टनल में इस समय 1000 लोग अंदर जाकर काम कर रहे हैं -8 डिग्री में, और 2026 का काम पूरा होने की डेट थी। मैंने उनको कहा कि 24 के पहले पूरा करो, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा। लद्दाख और लेह में आने के पहले अगर हम शिमला से हम लोग अगर मनाली तक जाते हैं तो मनाली में हमारी टनल बनी है, अटल टनल। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जा रहे हैं। और वहां से अटल टनल से निकलने के बाद हिमालय के ऊपर से वही इतना सुंदर है जो तो मैं अपने आंखों में पूरी तरह समा नहीं सका कि पूरे वहां 4 टनल बना रहे हम लद्दाख लेह पर आने के लिए, रोड बना रहे, पूरा काफी बना है। और लद्दाख लेह से डायरेक्ट कारगिल, कारगिल से झेड़मोर और झेड़मोर से श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम लोग बड़ा हाईवे बना रहे हैं, उसमें 5 टनल बना रही है। काफी कुछ काम पूरा हुआ है। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि वहीं ये जब टनल हमारी यहां से श्रीनगर से हम जम्मू की तरफ जाएंगे तो उसके बीच में कटरा के पहले हम जो दिल्ली से कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हो गया है। अब कश्मीर के भी काम अवार्ड हो गए हैं और वहां से लेकर हम कटरा से पूरा श्रीनगर से वापस हम अमृतसर के द्वारा दिल्ली आएंगे और दिल्ली मुंबई को हाईवे को लग जाएंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लद्दाख और लेह से हम लोग श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर से डायरेक्ट वहां से निकलकर हम मुंबई चले जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आज हमारे देश में केवल यहां काम हो रहा ऐसा नहीं है। हम लोग चेन्नई से बेंगलोर का रोड बना रहे हैं, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा। काफी लंबी लिस्ट है, पर मैं
सम्मान्य सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 2014 में हमारी सरकार आई। मैं निरंजन जी आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूं। ये झोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। बाद में इसके बाद 4 बार टेंडर हुआ। एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार टेंडर आया तो आईएलएफएस को मिला, वो आईएलएफएस की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया। तीसरे बार टेंडर आया, उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई। फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है। और दिल्ली में एक एसोसिएम करके एक संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं ना मैं इंजीनियर हूं, पर मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ये टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले। और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहां तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं, यहां तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दें। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा 5,000। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि आज हमने गंगा पर कितने पुल बना रहे, जितने मांगते उतने बना गए। यानी स्वाधीनता के बाद जब तक हमारी सरकार नहीं आई, उतने ब्रिज गंगा पर थे, उतने हमारे 7 साल में ललन सिंह जी बैठे हैं, जो बोलते हैं वो मंजूर करा के हमने सब मंजूर करके दिए। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर भी अभी तक ये बहुत, ब्रह्मपुत्रा तो सागर ही है और उसमें भी आपके यहां जितने मांगे उतने, जिसका आपने कल माजोली का उल्लेख किया, मेरे से गलती हो गई। मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली, और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर, आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला, अरे मुझे कुछ मालूम नहीं, कॉस्ट कितनी है, क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, अब ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है, पर इमोशनल हाथ दबाकर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है? बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना? और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज, ये कितना अच्छा काम हुआ। हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से, ताकि ये घूमते रहे। क्योंकि हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया, अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई, ये जो 2 बीम दिख रहे हैं आपको, इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर। और अभी हमने ये तय किया कि वहां जो टेक्नोलॉजी आई है, ये 2 पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है। और अध्यक्ष महाराज, हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई। वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की। और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 6,000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया।
और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहां काम कर रही है और शायद मैं इस साल में एक आध साल में उसके उद्घाटन के लिए आ जाऊंगा। तो अध्यक्ष महाराज, हमारी कोशिश यही रही कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। और ये करते समय कभी कभी बहुत लोगों ने चिंता जताई कि एनएचआई का क्या होगा, बहुत कर्जा आया है। मैं आपको बताता हूं, कभी कुछ पूरा सच बताने में मेरी इसलिए अड़चन है कि अगर ये मैं कभी बताऊंगा तो आप उस दिशा से अगर मेरे ऊपर अगर आर्गुमेंट करने लगे तो मैं अड़चन में आ जाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे करने का सौभाग्य मिला, ठाणे भिवंडी बाईपास। तो ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया तो उसमें पहला टोल प्रोजेक्ट हुआ। अब ये खुशी से नहीं हुआ अध्यक्ष महाराज, ये मजबूरी है। मजबूरी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो इसके ऊपर दो उपाय कि चुपचाप बैठो और नहीं तो कुछ दूसरे मार्ग से पैसे लाओ। अब इसमें नुकसान नहीं है। जैसे अभी दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 18 लेन का रोड बनाया अक्षरधाम के सामने, आप लोग रोज उसका अनुभव करते हो। अभी पहले मुझे याद है कभी मैं जाता था उधर से तो ऐसा लगता था कि कभी जाना नहीं चाहिए, पर अध्यक्ष महाराज आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आते हैं। और अभी मैं जब मेरठ गया था तो मुझे मेरठ के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वापस आते हैं, यानी इतनी कनेक्टिविटी बढ़िया। आप मुझे बताइए 4.5 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो जितना पेट्रोल डीजल जलेगा वो 40 मिनट में बचत हो जाएगी, वो पैसे में हम टोल लेते हैं। अब ये जो श्रीनगर में दिल्ली से 8 घंटे में आप जाएंगे, अभी आज तो मुझे लगता है कि 8 भी नहीं 30 घंटे में भी जाना मुश्किल है। तो स्वाभाविक रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि ये 22 ग्रीन हाईवे जो बना रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। अध्यक्ष महाराज, देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और अभी हमारे यूक्रेन के रशिया की लड़ाई के कारण फिर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, हम अड़चन में आ गए और इसके कारण लगातार कॉस्ट बढ़ रही है। सब्जी महंगी हो रही, सब महंगा हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। और वर्ल्ड में चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, अमेरिका के लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12% है, और हमारे यहाँ एक ट्रक यहां से निकलता तो मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते हैं। अब अध्यक्ष महाराज, दिल्ली और मुंबई हाईवे बनने के बाद एक कार से 12 घंटे में जाएगा और ट्रक 22 घंटे में जाएगा, तो आधे से ज्यादा अगर समय बचेगा, मशीन कम होगी तो डीजल जो है वो भी कम होगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो हम लोग जो पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमने नोट्स निकाले हैं, वो गतिशक्ति में भी 800 नोट्स निकाले हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से नहीं जोड़ रहे, पोर्ट्स को जोड़ रहे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ रहे, फिशिंग के लिए जोड़ रहे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जोड़ रहे। तो स्वाभाविक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा करना होगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमको वायबल होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनना होगा तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। और इसलिए ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसका उल्लेख सम्मान्य सदस्यों ने किया था कि आज देश का 70% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो नए एनएच बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब यह है कि पुराने रोड को हमने छोड़ दिया। मेरे साथ एक तमिलनाडु का अच्छा लड़का काम करा, भी वर्ल्ड बैंक में बहुत होशियार था, मेरे स्टूडेंट था। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि ये जो रोड ऐसे है, ये देखो, वो गूगल पे गया और उसने दिल्ली से चेन्नई रेस मार दी और मुझे बताया कि ये देखो कैसा घूमते घूमते रोड जा रहा है, ये हम क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने पहले आइडिया बताई और हमने नए ग्रीन हाईवे का नेटवर्क खड़ा किया। अब जो महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना में, सुप्रिया जी को पता होगा, पूना में इतना ट्रैफिक जाम, इतना एयर पोल्यूशन, मुंबई में पोल्यूशन। अब पूरे उत्तर भारत का ट्रैफिक जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल जा रहा है, वो मुंबई पूना नहीं जाएगा। वो पूना से बेंगलोर जाने के लिए कोल्हापुर की तरफ और सोलापुर की तरफ जाता था, वो ट्रैफिक सूरत से निकलेगा, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, सूरत से नासिक,
नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से करनूल। तो पूरा मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। पूरा दक्षिण का पूरा ट्रैफिक जो उत्तर से निकल रहा है वो पूरा सूरत से निकल जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, फ्यूल भी बचेगी। ऐसे 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से काफी फायदा होगा, जिसका उल्लेख बहुत सदस्यों ने किया था कि नेशनल हाईवे के बारे में उन्होंने, हमारे एक सदस्य ने कहा कि हम लोग कोई गलत हिसाब करके बता रहे हैं। जो यूपीए सरकार में हिसाब था वही है, और हिसाब यह है कि हम 8 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 6 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 4 लेन बनाते तो भी 1 लेन काउंट करते हैं। और उसी के आधार पर हमने पिछले साल 38 किलोमीटर पर डे हमने ये रोड बनाया। और मैं अध्यक्ष महाराज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बनाया। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन, तो बोलते 8 किलोमीटर बनाया। हम 8 किलोमीटर को 1 ही किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डीबीएम कोर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 100 आवर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। दिस रिकॉर्ड हैपेंड ऑन द सेक्शन ऑफ दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है, ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। सर, आप बहुत से लोगों ने क्वालिटी के बारे में कहा, मैं थोड़ा आपको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। जो रोड अभी बने हुए हैं, जो रोड 2 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 3 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 4 साल पहले बने हुए और जो रोड 5 साल बने हुए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, मुझे आप बताइए कि उस रोड पर एक भी गड्ढा है क्या? उस रोड पर बताइए। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह हुआ है कि जो रोड हमने अभी तक बनाए नहीं वो रिपेयर करते हैं। ये भी एक गोरख धंधा है। वो हर साल 1 इंच का बिटुमिन लगाते हैं रोड मेंटेनेंस के नाम पर, और हर बार सब खुश रहते, सभी लोगों को फायदा होता है। ये आप सबको पता है। मैंने इसको बंद कराया और मैंने कहा वन टाइम डेवलपमेंट में जो, क्योंकि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 किलोमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बना चुका हूं। आप कभी नागपुर आइए तो कोई गड्ढा ही नहीं दिखेगा आपको, कितने भी बरसात आने दो। तो हमने क्या किया कि एक 6 इंच व्हाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी निकाली और पूरे तरह कॉन्क्रीटिंग कर दिया है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो मेंटेनेंस के प्रॉब्लम है वो आपके सही है। और इसमें एक एनुअल प्लान बनता था, और एनुअल प्लान बनने के लिए उसकी हर स्टेट की एक लिमिट रहती थी कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, तुम इतना दो। फिर वो उसको फिर झंझट, इतनी लैंड एक्वायर किया, चक्कर काटने का काम। मैंने एक दिन सेक्रेटरी को, काय के लिए करते हो, पैसा है ना अपने पास, हटाओ लिमिट कैंसिल कर दी। और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर देता। ये मध्य प्रदेश में गया था, शिवराज सिंह चौहान के घर में मीटिंग चल रही थी, तो वो सेक्रेटरी पूछ रहा था इतना भेजू क्या, इतना। अरे मैंने बोला तुम्हारे पास जितना दम है उतना भेज दे, सब मंजूर कर देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस एनुअल प्लान में पुराने एनएच के जितनी बातें हैं उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा भेज दो, एनएच चाहिए वो, और मैं आपको पूरे काम कर दूंगा। रही बात सीआरएफ की, सीआरएफ में अड़चन है। सीआरएफ का जो फंड होता है, आपके राज्य में पेट्रोल डीजल पर जो सेस मिलता है, उस सेस का फंड जो होता है वो सीआरएफ का होता है, और उसमें मैं पैसा नहीं बढ़ा सकता।
जितना मिलता है शेष उतना ही आपको दे सकता हूं। अब वो एमपी अलग से बोलते हैं, एमएलए अलग से बोलते हैं, राज्य सरकार अलग से बोलते हैं। अब रोटी बनाने के लिए 2 किलो का आटा है और 2000 लोगों का खाना है, तो थोड़ा गड़बड़ होती है। पर आज मैं एक नई घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम करके हमारी योजना थी, और इस बार मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए ज्यादा सीआरएफ में हमें दिए हैं। तो हमने एक सेतु भारतम योजना बनाई थी कि एनएच पर जितने आरओबी थे हम पूरे बनाने के लिए कोई 150-200 बना रहे। अब उसी सेतु भारतम योजना को मैंने ये 1600 करोड़ ऐड करके दिए, और ये रेलवे और हमारे काम जो चलते प्रपोजल आते आते तो 1:6 क्या 1:8 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम लगता है। और 1:6 भी पकड़ा तो भी 8 से 10 हजार करोड़ होते हैं। और मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरओबी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे कहीं का भी, जहां रेलवे फाटक बंद करना होगा उतने आरओबी और आरओबी के प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पता मुझे भेज दीजिए। मैं 100% अपने पैसे से वो पूरे बनाता हूं, आप तुरंत भेज दीजिए। क्योंकि इसके पहले हमें बंधन था कि मैं केवल एनएच के ऊपर ही काम कर सकता था, तो एनएच के ऊपर के आरओबी जो है वो हमारे पैसे से करेंगे, और जो अब स्टेट के इसमें है वो जो पूरे स्टेट और कारपोरेशन के, पूरा मेरा होने तो फिर आप पूछ लीजिए, पूरा स्टेट के, कारपोरेशन के, नगर परिषद के, जो गांव में इतने कीचड़ होता है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोग तंग आते, मैं भी भुगत चुका हूँ। और हमारे नहीं, अपना नहीं है, वो स्टेट का है, वो नगर पालिका है। तो अभी कुछ चिंता मत करो, सब भेज दो, मैं सब मंजूर कर दूंगा, आप लाओ लो सब। तो ये कम से कम 8-10 हजार करोड़ के आरओबी में मुझे लगता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, एक बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने कहा प्लांटेशन के बारे में, और प्लांटेशन के बारे में मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, पर 2 चीजों जिनके पूरी सफलता में, प्लांटेशन और रोड सेफ्टी। तो प्लांटेशन में प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने ये जो राजमुंद्री करके अपना आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत अच्छी नर्सरी है। हाँ, यस, यू आर फ्रॉम दैट। तो मैंने नियम किया कि 3 मीटर का ही पेड़ लगना चाहिए एनएच पर। तो इनके यहाँ के नर्सरी के पूरे पेड़ खत्म हो गए, क्योंकि अब वो मिले नहीं। अभी नर्सरी भी खोल रहे हैं, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमारी कटिबद्धता है। और मैं ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए अब मैं समझ गया हूं कि झाड़ पेड़ को काटना ठीक नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम के प्रोजेक्ट में हमें परमिशन दी है। अब हम कोर्ट में मामला जीत गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए। फिर भी हमने निर्णय किया है कि हम देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे जो केवल ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। हम पेड़ तोड़ेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अध्यक्ष महाराज, आपको कभी समय मिलेगा तो हम एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट, एक एयरपोर्ट के पीछे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं सर। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 किलोमीटर में, और वो जो प्रोजेक्ट है वहां हमने 12,000 ट्री को, मैंने आग्रह से कहा नहीं तोड़ना, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया है। इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और निश्चित रूप से इस देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे, पर पेड़ उनको पैसा देंगे, और इसके बाद पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। यही कोशिश हम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सर, एक बात रोड सेफ्टी की है, मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत दिनों में आप लोगों ने भी उल्लेख किया कि वर्ल्ड में जाने के बाद 11% वर्ल्ड के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में होते हैं। मरने वाले लोग ज्यादा कहाँ है, तो हिंदुस्तान में। 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए, 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है, और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूं। ब्लैक स्पॉट्स, आपने सही कहा, ये डीपीआर बनाने में क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसलिए रोड सेफ्टी को ध्यान में लेकर मैंने कहा ये डीपीआर वाली आउटडेटेड सिस्टम को बंद करो, और पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाओ। और इसको प्रोफेशनल समय, जो वर्ल्ड के कंसल्टेंट थे वो भाग गए हमारे यहां से। तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के कारपोरेशन के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर अपना ऑपरेशन करते हो?
तब आपको ऑपरेशन करना होता है तो आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाते समय लोएस्ट आता है उसको, तो वो जो सब घटिया काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने डीपीआर बनाने के बारे में काफी सुधार किया है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी को ज्वाइंट वेंचर करके जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको लाना है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रीनरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए टेक्नोलॉजी में हमारे इतना लोग काम कर रहे हैं, आईआईटीज अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाए। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफी उपाय किया। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूं, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यहां। इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान नहीं जाए। अध्यक्ष महाराज, अभी तो गाड़ियों में इतना सुधार हो रहा, मैं बाद में बताने वाला हूं उसके बारे में, पर एक बात जरूर है कि रोड इंजीनियरिंग के साथ एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। रूल्स ऑफ द रोड, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट लीडर जब था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। अब जो चलाता था तो पुलिस वाला शिट्टी मारता था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते। और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहां महाराष्ट्र में, मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से, जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर, सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यहां लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते। आरटीओ को बुलाओ, आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी, आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। पर इस बात में उनको बुलाइए, और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग करें। मेरे ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली है उनको, वो कैटरैक्ट में उन्होंने रिकॉर्ड ऑपरेशन बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूं, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में और इतने स्पॉट किए और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ष के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ,
मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास तड़स यहां बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहां खाना खाया और वहां से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे एमबीबीएस पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना यह मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपके जिले के, आप अभी परसों मैंने जवाब में कहा था कि हमारे यहां भी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसी होती है कि वो एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग। जहां 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरोप और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करेगा और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का। देखिए क्या बताएं, अच्छा बताओ या नहीं बताऊं, मुझे संकोच होता है। हाँ, तेलंगाना, यस सही है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रोड है विजयवाड़ा का, परसों ही मैंने मीटिंग कराई थी, विजयवाड़ा से हैदराबाद, ये रोड में भी यही, सब जगह पर ये हो रहा है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु केवल एक सरकार है कि जिसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम किए हैं। और परसों मेरे पास वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, इंडिया हमारे आशिया हेड जुएत करके, वो भी आए थे, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए आप तमिलनाडु मॉडल को पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट करो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 14,000 करोड़ रुपए, इसमें से वर्ल्ड बैंक और एडीबी 50% भारत सरकार, ऐसी योजना का शुभारंभ तुरंत करने जा रहे हैं। और जिससे राज्य सरकार में भी, सिटी रोड में भी जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इससे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में। और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चला। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। पीने वाला नहीं चाहिए, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चारों बातों के आधार पर अगर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग मिल रहा है तो हम लोग हिंदुस्तान में, कहीं कहा जाता है, मैं भी कभी सवाल नहीं करता हूं, मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते हैं, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया, बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको यह सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिला है। शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रोसिंग क्वेश्चन नहीं लाता सर। ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है। और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष महाराज, और एक बात है जो विशेष रूप से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अब ये जो पोल्यूशन है रोड का, डीजल का, ये भी समस्या है। मैं बहुत 15 साल से इसके पीछे लगा हूं और मैं आपको आमंत्रित करूंगा
कि जरा इस सेशन में अगले सप्ताह मेरे घर पर आइए, मैं हाइड्रोजन पर चलने वाली कार में आपको चक्कर दूंगा। अध्यक्ष महाराज, अब दिन वो दूर नहीं है कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन 3-4 प्रकार का होता है। ब्लैक हाइड्रोजन यानी जो कोयले से बनता है, ब्राउन हाइड्रोजन यानी पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि अब पेट्रोल डीजल के बजाय हम लोग अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, बहुत आसान काम है। आपके हर जगह पर नगर पालिका और महानगर पालिका में गंदा पानी है, सीवेज वाटर। मैं 7 साल पहले पीछे लगा और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार को बेचता हूं। आपको पता लगेगा, आश्चर्य होगा कि 325 करोड़ रुपए हमको साल के मिलते रॉयल्टी टॉयलेट का पानी बेचकर। अब उसी पानी को अच्छा बनाकर जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कचरे में ग्लास है, मेटल है, ऑर्गेनिक है, इसको सेग्रीगेट करके रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल जो गुजरात में बनती है उसको लेकर, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है, और पावर में हमारे पावर मंत्री भी बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इसलिए आगे चल के उन्होंने काफी देने वाले सहूलतें। तो वहां से हम लोग डायरेक्ट अगर वो पावर मिल जाएगी तो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर उसको एक विशिष्ट बार तक प्रेशराइज करना पड़ता है, तो जनरेटर जो होगा वो इथेनॉल पे होगा। और मैं आपको बताता हूं कि ये हाइड्रोजन सबसे सस्ता फ्यूल होगा। और ये मैं बहुत दिनों से, जब से मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो लोग मुझे हंसते थे, मैं इथेनॉल की बात करता था, बायोफ्यूल की बात करता। आपको पता है अब सब लोग करने लगे। शायद मेरे समझाने में कुछ कम पड़ा होगा, कि शायद मैं समझा नहीं पाया होगा, पर आज सब लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपने हाथ में नहीं है और पोल्यूशन हो रहा है। और इसलिए मैं आज सदन से अनुरोध करूंगा कि आज ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप इनिशिएटिव लीजिए। अभी सिंह साहब उसके ऊपर स्कीम ला रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर भारतीय इंजीनियर्स ने, मैं इनॉग्रेशन के लिए जा नहीं पाया, बेंगलोर में हमारे अमेरिका के 4 इंजीनियर है, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर बनाया, 1 करोड़ 20 लाख का। अब वो हर जिले में बनाएंगे और उसमें गंदे पानी को शुद्ध करके रूफटॉप सोलर। अब सोलर हमारे बास्केट में 38% सोलर पावर है, और इसलिए हम कोई कोयला जला के पावर की बात नहीं कर रहे हैं। और सोलर पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मो अनेक प्रकार की एनर्जी आ रही है, तो हम सब प्रकार की अल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी के पीछे जाए, ताकि कोल से एनर्जी अच्छी नहीं है। और पेट्रोलियम एनर्जी में हम इंपोर्ट करते हैं। हम एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले बने, यही प्रधानमंत्री की इच्छा। और इसलिए 3000 करोड़ रुपए का हाइड्रोजन मिशन जाहिर हुआ है, लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जाहिर किया है। आप सब लोग आग्रह करेंगे तो आज सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, रेलवे, हवाई जहाज सब इस पर चलेंगे, तो हमको पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं आपको बात करता हूं। आप इलेक्ट्रिक लोग मुझे बोलते कितने साल में आएंगे, कब आएंगे, कोई जरूरत ही नहीं बोलने की। मेरे पास आंकड़े, अभी बस का राइज 1200% हुआ। स्कूटर, टाटा की इलेक्ट्रिक की अभी गाड़ी आई है, लोग मुझे बोलते पत्र दो, गाड़ी मिल रही है। आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक की आज से मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर, मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम होते जा रही है। और हमने जो केमिस्ट्री पे काम शुरू किया हमारे देश में, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IIT, स्टार्टअप ने, उसमें हम लोग केवल लिथियम आयन नहीं, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, इस केमिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये सब डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में आपको बताता हूं कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगेंगे। आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता, और इतनी अच्छी गाड़ी, अभी ये गिरिराज जी भी यूज कर रहे हैं, मैं भी 1 साल से इलेक्ट्रिक SUV यूज कर रहा हूं। अब तो अच्छी आई है। इसके साथ सबसे बड़ी बात हमारे सरकार ने की, इथेनॉल लाया।
अब इथेनॉल जो है वो फ्लेक्स इंजन लाया हमने। फ्लेक्स इंजन की एडवाइजरी इशू की है टोयोटा, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है कि 6 महीने के अंदर गाड़ियां आएंगी। और अभी टीवीएस और बजाज और हीरो तीनों की मैंने लॉन्च भी कर दी स्कूटर। 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल। इथेनॉल 62 रुपीज लीटर, पेट्रोल अब मालूम नहीं आज क्या भाव होगा। और अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के ऊपर लाने की भी टेक्नोलॉजी लाई है। वो आकर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन और उनको प्रेजेंटेशन दिया है। तो आने वाले समय में हमारा किसान, गन्ना उत्पादक किसान, शुगर केन जूस टू इथेनॉल, बी मोलाइसिस टू इथेनॉल, सी मोलाइसिस टू इथेनॉल, कॉर्न टू इथेनॉल, ब्रोकन राइस टू इथेनॉल, बायोमास टू इथेनॉल। हम वेस्टलैंड पर बांबू लगाए, बांबू टू इथेनॉल। आसाम में बांबू से इथेनॉल बनना शुरू हो गया। और इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो 25,000 करोड़ 5 साल के बाद हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम का होगा। उसको अगर बचाना है तो आज हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस फ्यूल पे जाना होगा। और हमारा प्रयास है कि ये फ्यूल जल्दी आ जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पोल्यूशन भी कम होगा। जो दिल्ली की आज स्थितियां है वो नहीं रहेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, कल अच्छा सुझाव आया, टूरिज्म को बढ़ाना है तो रोड नेटवर्क बढ़ाना होगा। अभी हम लोग जो नए नए स्कीम बना रहे, राम वन गमन मार्ग 258 किलोमीटर, ये बिहार से जा रहा। आज बिहार का दिवस है, मुझे अभी अश्विनी जी ने बताया। मैं बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आज कह रहा हूं कि ये जो मार्ग है 258 किलोमीटर 5,000 करोड़ का, ये मैक्सिमम बिहार से जा रहा है। मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये 5,000 करोड़ का है, काम शुरू हो गया। राम जानकी मार्ग 436 किलोमीटर 2,000 करोड़ 23 में पूरा होगा। ये भी 23 में पूरा होगा, काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम मुझे पता है। बाद में 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 4,000 करोड़, काम शुरू हो गया, 23 में पूरा होगा। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5,600 करोड़, दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका आखिर एंड हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, सब गांवों को जोड़ा। एक केवल गांव छूटा है, निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा छूटा है। विक्रमशिला को मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा, आप मुझे याद कर दीजिए। और ये बुद्ध सर्किट जो है ये 419 किलोमीटर 20,000 करोड़ पूरा होते हुए आ गया है, थोड़ा बहुत रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 827 किलोमीटर, ये 566 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। 12,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब क्लियर हो गई है। मैं 2023 दिसंबर तक इसको पूरा करूंगा। एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाइयां आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड, और ये रोड बन जाएगा। बाद में महाराष्ट्र में, सुप्रिया जी को पता है, पंढरपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्षेत्र था, हाँ, रामदास जी थे वही के, मेरा क्षेत्र था वो। तो पालखी मार्ग तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज, देव और आळंदी को पंढरपुर से जोड़ने वाला 365 किलोमीटर 5,000 करोड़, काम जोरों में शुरू है। निश्चित रूप से 23 के पहले पूरा हो जाएगा। बाद में जुआरी ब्रिज एट गोवा, हमें बहुत खुशी है कि वो ब्रिज पर मैं एक व्यूअर गैलरी बना रहा हूं और दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी। एक समय 200 लोग ऊपर जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पियोगे और पूरा समुद्र और गोवा दिखेगा। तो ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। केबल स्टेट ब्रिज है, स्टेट ऑफ आर्ट है। अभी आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे, बहुत सुंदर है। अभी मैंने प्रयागराज में भी बताया कि प्रयागराज में भी एक केबल स्टेट ब्रिज बना रहे हैं। और अभी हमने पहले शुरुआत की, पहले रोड,
फिर ब्रिज, फिर मेट्रो। अभी पूना में हम लोग बना रहे हैं, शिरूर से वाघोली, बाद में पूछ लेना, शिरूर से वाघोली, यहां से 1.5 लाख पीसीयूस का ट्रैफिक है। और अब ब्रिज बना रहे हम, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज पहले फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर 6 लेन ब्रिज, और उसके ऊपर में मेट्रो। ये चेन्नई में भी बना रहा हूं मैं, चेन्नई पोर्ट से लेकर पूरे चेन्नई के बाहर तक ऐसे 3 टायर सिस्टम के ब्रिज बना रहे। जुआरी ब्रिज उसमें ही है। एक द्वारका में, द्वारका ओखला सिग्नेचर ब्रिज है, उस पर लाइटिंग है, बहुत सुंदर बना है। ये भी 1000 करोड़ का है, दिसंबर तक इसका काम पूरा हो जाएगा। जहां तक आपने जो बात की है अधीर रंजन जी ने, सर हमें विरासत में 403 प्रोजेक्ट 385 लाख करोड़ के बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट मिले जब मैं मंत्री बना, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए। और उसमें से ये दिल्ली जयपुर, ये दिल्ली हरिद्वार, ये गाला खाया कितनी खाई मैंने, ये बैठे वो कॉन्ट्रैक्टर कहते कहते 50 मीटिंग हुई, कितने लोग चले गए, मुख्यमंत्री बदल गए। अभी दिल्ली जयपुर का उसमें से थे। पर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दोष नहीं देता, पॉलिसी में कमियां रहती है। लैंड एक्विजिशन किए बिना अवार्ड हो गए, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले नहीं, रेलवे ओवरब्रिज की परमिशन मिले नहीं, वर्क ऑर्डर दे दिया, प्रोजेक्ट अटक गए, कॉन्ट्रैक्टर बैठ गए, इसके कारण तकलीफें आई। आपको बताता हूं 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और उस समय के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हमने पूरे करते करते लाकर लगभग समाप्त करते हुए लाए, उससे मार्ग निकाला। और मैं आज इस सदन में विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने और हमने सब ने बैंकों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर रात को 12-12 बजे तक यहां बैठते थे, ऐसी पंचायत भरती थी, और हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, 3 लाख करोड़ के। अब हमने उस अनुभव से सीख ली कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना अवार्ड नहीं होगा, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस किए बिना ये नहीं होगा, प्रोजेक्ट को अवार्ड नहीं करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज के क्लियरेंस लाओ, सब रेडी होगा तो ही अवार्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब कभी दिक्कतें कम है, पर कभी ना कभी आपको इस पार्लियामेंट में कभी सोचना होगा। देखो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के मैं बहुत सेंसिटिवली इसका सपोर्टर हूं, पर जब कानून एग्जैगरेटेड बन जाता है कि जहां एक भी पेड़ नहीं है, जंगल भी नहीं है, तो भी रिकॉर्ड पे लिखा है तो काम मत करो, बंद करो, कैसे देश होगा? हजारों करोड़ का चूना लग रहा है, हम काम डिले हो रहा है। इस देश के संसद को, आप लॉ मेकर हो, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट तीनों इंपॉर्टेंट ईज है, पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमको बिल्कुल जाना आगे। हम पेरिस अकॉर्ड से लेकर फ्यूल से लेकर सब जगह पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल दिल्ली के पोल्यूशन के लिए 62,000 करोड़ रुपए मेरा डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है सर, 62,000 करोड़। दिल्ली का रिंग रोड बनाया, दिल्ली के सब रोड बनना शुरू हुआ है ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो। एक धौला कुआं का था, मैं रोज नागपुर से आता था प्लेन से, रोज 1 घंटा को धौला कुआं पे बैठ के गाड़ी में देखता था, रोज बोलता था क्या हुआ, ये कैसे करें। मेरा क्या बोले, एनएच नहीं है। मैंने बोला नहीं है ना एनएच, आओ इधर, इसको 5 किलोमीटर एनएच जाहिर कर दो ताज पैलेस तक और बनाओ काम। हो गया काम। आज धौला कुआं पर आप अटकते नहीं है। और आज इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी तो भी 1980 का फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एक्ट उस समय बना था, एक साइड पेंडुलम इधर चला गया था। अब थोड़ा सा इस संसद को मैं अनुरोध करूंगा, हमें विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, एक्सपोर्ट भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। हमें ऐसा एक्सेंट्रिक सोच के नहीं होगा। कभी ना कभी आदरणीय अधीर रंजन जी, आप सब पार्टी के लोग मिलकर एक बार इसमें पॉलिटिक्स न लाते हुए देश के इंटरेस्ट में, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम एक डेवलप कंट्री है, इसके लिए किस प्रकार के कानून और नियमों के जाना चाहिए, इसका जरूर सोचिए। नहीं तो एक एक काम के पीछे हर साल 20-20 हजार, 30-30 हजार करोड़ स्टे मिल जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, मुझे बताते हुए दुख होता है, कोई ये कहने के लिए नहीं आता मेरा रोड करो, काम शुरू करो। जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि काम रोको, काम स्टे करो।
और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको और अच्छी तरह के कुछ सुधार किया है, उस परिस्थिति में आगे भी आप लोग जरूर विचार करिए, क्योंकि इस देश का सार्वभौम ये संसद है। आप लॉ मेकर है, लेजिस्लेटिव विंग है, लोकतंत्र जो 4 पैरों पर खड़ा है, वो चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव विंग हो, उसके साथ हमारी संसद लेजिस्लेटिव विंग हो और मीडिया हो। तो आप लोगों का अधिकार है, हमारा अधिकार है, देश के हित में पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और देश का विकास करेंगे। ऐसा कोई बात आप जरूर करिए। मैं मेरे अनुभव के साथ कहता हूं, हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का चुनाव केवल डिले के कारण होता है, और आपके समय भी जो प्रोजेक्ट बंद पड़े उसका कारण यही कारण में घूम रहा था। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको कहूंगा कि इस बात के बारे में विचार करिए। मुझे सम्मान्य सदस्य ने एक बात कही है कि हमने बौद्ध सर्किट बनाया। वैसे हमने दिल्ली अमृतसर कटरा रोड पर, जब हमारे आप लोग आए थे, हमारे सिंधु साहब चेयरमैन थे, वो पंजाब के हैं, मुझे कहा कि अमृतसर के बाहर से रोड जाएगा तो ये जो 4 महत्वपूर्ण गुरुद्वारा अमृतसर के अंदर है वो कैसे होंगे। मैंने बोला अंदर से रोड जाएंगे। हमने खर्चा किया, डबल बनाया, अब चारों को जोड़ दिया। और आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में करतारपुर, जो हमारा सबसे तीर्थ स्थल है जहां इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हमारे लोगों ने 4.5 महीनों में वो तीरथपुर का कॉरिडोर बनाकर पूरा किया। हमारे सब सिख बंधु पाकिस्तान में जा रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की हमने हर समय कोशिश की। एडवेंचर स्पोर्ट्स को, ओली, ये हमारा कारगिल के नीचे हमारा ये झोजिला, सर क्या जगह है। मैं तो अध्यक्ष महाराज आपको कहूंगा कि पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन आप जोजिला टनल देखने के लिए आप आइए, मैं व्यवस्था करता हूं और आप जरूर देखने के लिए आइए। ये देश का, फारूक साहब तो जानते हैं वही के है, अध्यक्ष हमारा स्विट्जरलैंड से कई गुना अच्छा हमारा कश्मीर है। और वहां अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो कश्मीर में कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई भूखमरी नहीं रहेगी, सब रोजगार मिल जाएगा। और आज वहां हम एडवेंचर स्पोर्ट, हमारे आइस के ऊपर के स्पोर्ट, मैंने गवर्नर से बात की है और इसीलिए हमने उसको विकसित किया है टूरिज्म को। एक बात रही है जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी। मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट, इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। एक और अच्छी बात हुई है जिसका आप लोग फायदा लीजिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे विभाग के पास रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे दिए हैं। अभी ये जो रोड ट्रेन है ना, रोड ट्रेन है, 2 बसेस इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, तो उसमें एकदम टिकट सस्ता हो जाएगा। ये ट्राम जो थी आपकी कलकत्ता की, वैसी वो टायर पर चलने वाली बस है। रोपवे, केबल कार, कल मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन है डॉफलवेयर कंपनी का, हवा में उड़ने वाली, हवा में चलने वाली 250 लोग बैठकर उड़ने वाली बस तैयार की उन्होंने। ये देश, दुनिया बदल रही है। अब रोप के में देखो, मेरे 47 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं 20,000 करोड़ के, जिसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, नीलकंठ महादेव टेम्पल ऋषिकेश, हनुमानगढ़ी टेम्पल नैनीताल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हरिहर पोर्ट नासिक। बाद में 18 रोपवे है जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, जो 6,000 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, सब जगह में बना रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके शहर में भी अब पहले मेट्रो बनाते, मेट्रो की सब आग्रह करते। मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है और मैं आपको 2 करोड़ पर किलोमीटर के मेट्रो बनाने का मार्ग बताऊंगा। ये हो सकता है और इसलिए ब्रॉड गेज पर हमने मेट्रो बनाई अभी नागपुर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और रेलवे मंत्री जी ने उसको बहुत समर्थन दिया है। और अब लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमारी जरूरत है। ये पेट्रोल डीजल की बसेस बंद करिए। मैं कश्मीर आया था, मैंने एलजी साहब को कहा कि तुम्हारी बसेस देख रहा था, हॉर्न छोड़कर सब बजता है। बिहार में ऐसी बसेस है, हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसी। योगी जी परसों मुझे मिलने के लिए आए, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस लो। अब मुंबई में 900 इलेक्ट्रिक बस आ रही, पूना में 500 बसेस आ रही, नागपुर में 200 बसेस आ रही।
इलेक्ट्रिक बस है। आपको मैं बताता हूं, अब जमाना बदल गया और इसलिए आने वाले समय में रोपवे, केबल कार, इसके लिए आप लोग प्रपोजल लेके आइए। मैं 100% भारत सरकार के पैसे से आपको ये सब बनाने के लिए मदद करूंगा, ये विश्वास देना चाहता हूं। सर, हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क में करीब 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है और मुझे लगता है अध्यक्ष महाराज, मुझे 5-1 मिनट में खत्म, बहुत सी बातें पर मैं संक्षिप्त में खत्म कर दूंगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हम लोग करीब 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। ये जोगी, कौन सा जोगी गोपा, आसाम का, काफ़ी काम हो गया है। इसके साथ हम चेन्नई में बना रहे हैं, वर्धा में बना रहे हैं, पूना में बना रहे हैं। हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, लैंड राज्य सरकार दे, बाकी खर्चा हम करेंगे और रोड के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना देंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सब बना के देंगे। मैं निश्चित रूप से आपको इस बात का अनुरोध करूंगा। अब रोड के बाजू में, मैं रोड बनाने के पहले जमीन का रेट होता है 25 लाख। आजकल मुझे बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, बोलते हैं आप मेरे मित्रों एक काम करो। मैंने बोला क्या? बोले रोड की अलाइनमेंट बताओ कहाँ से जा रही। मैंने बोला तुमको क्या करना है? बोले तुमने अलाइनमेंट बताने के बाद मैं जमीन खरीद लूंगा। तो बोला मैं तुमको क्यों बताऊंगा? अब मैं आपको कह रहा हूं कि राज्य सरकार को कहो। मैंने अभी हरियाणा के सरकार को कहा कि गुड़गांव, नोएडा, अब ये सब पैक हो गए। मैंने बोला एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में नया गुड़गांव बनाओ, नया नोएडा बनाओ, बिहार में, पटना में, इधर हम नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, फूड पार्क, रेसिडेंट नए बना सकते हैं। नई मुंबई पैक हो गई, पूरी खत्म हो गई। और इसलिए आने वाले समय में रोड नेटवर्क जो ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेजेस बन सकते हैं। और इसके लिए भी मैं सदन को अनुरोध करूंगा कि इसमें आइए। इसमें वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, कंटेनर यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द पोर्ट्स, ये सब होगा और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। कुछ सदस्यों ने पोर्ट के बारे में कहा है, ये बहुत जरूरी है। सागर माला, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो 16 लाख करोड़ की योजना थी, 8 लाख करोड़ के काम हो गए और 800 करोड़ का सरकार का बजट था। आप बोलोगे कैसा काम हुआ? तो पैसे की कोई कमी नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। The strong political will of our government and Prime Minister Narendra Modi ji, we are very much committed for the progress and development of this country. At any cost, we need to work hard to make Indian economy up to the world economy standard, to make India as a super economy, number 1 economy of the world. That is the dream in our mind. और यही हमारा उद्देश्य है और इसलिए ये पूरे पोर्ट के रोड भी सब कनेक्ट हो रहे हैं। कल मैं JNPT के 3000 करोड़ के पोर्ट के उद्घाटन के लिए परसों जा रहा हूं। तो मुझे लगता है ग्रीन हाईवे बन रहे, पोर्ट बन रहे। मुझे समय की कमी है तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर आप मेरे पास आइए। हम वेस्ट साइड एमिनिटीज बना रहे 650, जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा, ड्रोन उतरेगा। और महिला सदस्यों के लिए मैं सबसे अच्छी बात कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में हाईवे पर जाओ, महिलाओं को टॉयलेट है, महिलाओं के लिए वॉशरूम्स है। अगर छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाने के लिए स्पेशल रूम है। हिंदुस्तान में एक भी जगह नहीं है। हमने ये मैंडेटरी किया है और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि हर 40 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, कुछ ट्रॉमा बता रहा वो भी आवश्यक है। हम 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं और हर जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होंगे। और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती होगी वो रूम में अंदर जाकर AC में बैठकर वहां दूध पिला सकेगी। इसकी अरेंजमेंट भी की है और 1 साल में अंदर ये पूरे होंगे। इसमें फ्यूएल स्टेशन होगा, EV चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होंगे, बेबी केयर सेंटर्स होंगे, डॉर्मेट्रीज, ट्रक ड्राइवर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। और इतना ही नहीं, तो ऑर्गन डोनेशन के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी, एक्सीडेंट में जो जख्मी हुए उनको लेके जाएगी और 6 घंटे के अंदर उनका, अगर वो बेचारे अगर जिंदा नहीं रह सके तो उनके आंखें, उनका हार्ट, उनका लीवर, सब ऐसे लोगों को दिए जाएंगे, उनको नया जीवन मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था की है, ये भी करेंगे। ऑलरेडी कुछ जगह चालू भी हुआ है।
ड्रोन भी आएंगे। आने वाले समय में दिल्ली से आपका सामान ड्रोन में आएगा और उड़ते उड़ते जाएगा और आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, बहुत सपना दिखा रहे हैं, देख भी रहे हैं। मौत की तादाद बढ़ रहे हैं। मैं आप जरूर ये मानिएगा कि मौत की तादाद बढ़ रही है, ट्रॉमा सेंटर ना होने के चलते, गोल्डन आवर की सुविधा उपलब्ध ना होने के चलते। ये आपको मानना पड़ेगा। ये पहली बात तो ऐसी है कि आज सुविधाएं नहीं है। आज पहली बात ऐसी है कि आपका सुझाव बिल्कुल बराबर है। आज पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर मैं आपको एक बात विश्वास के साथ बताता हूं, ये महाराष्ट्र के जितने एमपीज बैठे हैं ना, मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं और मैं ब्लंट भी हूं। मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं, हजारों लोगों के सामने भी बोलने की ताकत रखता हूं कि एक मैं करूंगा नहीं, मेरा होगा नहीं, तुम आओ मत फिर से। मैं आपको बताता हूं कि जितना आज तक मैंने अपने लाइफ में कहा है, मैं नम्रतापूर्वक बताता हूं कि मुझे कोई भी व्यक्ति वो सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये बोला और ये नहीं होगा। अगर एक आधा काम नहीं होगा, अब उसमें कोई अड़चन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इन्वायरमेंट ने काम बंद कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर मैं जो होने लायक है वो ही बताऊंगा। और आप कभी आपको मन में संशय आएगा तो मैं इसलिए बताया कि इस अधिवेशन में अगले सप्ताह से रोज क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद मेरे पास आइए, मेरे अधिकारी इधर बैठेंगे, इधर आप बैठो, आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। आपका जो भी सुझाव होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। ये देश आपके अधिकार से चलेगा, आपके दृष्टिकोण से चलेगा, आपके विचारों से चलेगा, क्योंकि आप लोग जो है वो इस देश के निर्माता है। मैं हमारे अधिकारियों को कहता हूं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा उसका मैं कहना सीरियसली लो, तुम अपनी बात पर मत जाओ, और वो जो बोल रहा है वो काम हर संभव होना चाहिए और वो पूरी तरह करने की कोशिश मैं करूंगा। ये विश्वास मैं आपको देता हूं। ये हवाई जहाज की बात हुई कि रोड पर हवाई जहाज उतरना। अब मेरा एक कंसेप्ट है, शिंदे जी आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं 28 नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग रोड कम रनवे बना रहा हूं, 28। इसमें नाम भी पढ़ देता हूं, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि आप बातें कर रहे हो, सपने दिखा रहे हो, तो नाम पढ़ देता हूं। गगरिया बक्सर राजस्थान, नेल्लोर ओंगल आंध्र प्रदेश, ओंगल चिलकलपुरित आंध्र प्रदेश, बनिहाल श्रीनगर जम्मू कश्मीर, खड़गपुर बालसोर वेस्ट बंगाल उड़ीसा। रिमेनिंग 23 आर अवेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, वो भी प्रपोजल गया है। और सर बिहार में भी है, मैं बाद में आपको लिख दूंगा। नॉर्थ ईस्ट में भी है, मैं आप उसका एयरफोर्स का क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है, वो प्रपोजल गया है। मैं आपको इतना ही बात कहूंगा कि मेरे ये जो एयर स्ट्रिप बनी है वहाँ 300 मील एयरपोर्ट नहीं है। राजस्थान में हम गए थे बागमेर में, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक छोटा सा एक 2 विमानों के लिए एक छोटा एयरपोर्ट बनाओ आप। जब विमान उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद होता है वैसा रोड ट्रैफिक बंद हो जाएगा, विमान उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा। एयर स्ट्रिप मैंने फुकट में बना दिया आपको एक 3-4 करोड़ का एयरपोर्ट बना लो, लगे तो लाइट भी लगा दो उसमें, नाइट लैंडिंग में हो जाएगा, मैं अनुमति दे दूंगा। और मेरा कैपिटल जो है कुछ नहीं, 0 है, मैंने आपके लिए बना के दिया, रोड कम है वो। और जब वो प्लेन उड़ने के लिए आएगा तो फिर रोड ट्रैफिक बंद करो, आएगा उड़ जाएगा, फिर रोड चालू हो जाएगा। अब दिन में 2-3 जाते हैं। अभी ये बागमेर गया था, बारमेर, जहाँ से पाकिस्तान दिखता था, वहाँ 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। आप उड़ान स्कीम में छोटे छोटे प्लेन लगा दो, चालू कर दो, तो इन लोगों का फायदा हो सकता है। और हमारी जगह आपको फ्री ऑफ चार्ज विदाउट एनी रॉयल्टी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये होगा तो आप जरूर करिए, ये सब जगह हो रहा है। सर हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी लाई है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, मैं उस पर जाता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टोल का 97% कलेक्शन हो गया। अब मैं GPS सिस्टम लाना चाहता हूँ, टोल ही नहीं रहेंगे। अब टोल नहीं रहेंगे तो कुछ अखबार वाले लिख देते कि टोल खत्म होगा, टोल नहीं खत्म होगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे लोग पूछते टोल कब माफ करोगे, मैंने बोला तुम यहाँ 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करते हो तो क्या फुकट में मिला क्या आपको? अगर फुकट में करना था तो रामलीला मैदान पर बैठना था, जब यहाँ बुलाते हो तो पैसा देना पड़ेगा।
तो अभी जीपीएस सिस्टम है और आपके गाड़ी में जीपीएस लगा देंगे, अब मैंडेटरी कर दिया, और वहां से रिकॉर्ड होगा आपने कहां से एंट्री की, कहां से निकले, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाए, कोई आपको अड़ाएगा नहीं, कुछ नहीं। तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये डिजिटल हाईवे हम बना रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अभी टीओटी है, टीओटी के बाद टोल ऑपरेट ट्रांसफर, फिर हम लोग इन्विट कर रहे हैं। अब इन्विट में मुझे आपका सहयोग चाहिए। मैं अब इस देश के गरीब लोगों के पैसे से हाईवे बनाना चाहता हूं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप में जितना दम होगा उतने रास्ते मांगो, मैं सब कर दूंगा। मार्केट से खड़ा होता पैसा। अभी बैंक के चेयरमैन मेरे पास झगड़ा करते, बोलता मेरा पैसा लो, बोलता मेरा पैसा लो। कोई पैसे की कमी नहीं। पर अब मुझे रोड बनाना है, तो मुझे एक दिन सपने में ऐसा लगा कि सब अमेरिकन पेंशन फंड, यूके, सब बाहर के लोग रोड में इन्वेस्ट कर देंगे, तो हिंदुस्तान के इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के रोड एसेट सब मालक फॉरेनर बन गए। मैंने बोला ये नहीं करना। और इसलिए आज जो मॉडल है इन्विट, इसमें प्रोजेक्ट होगा 1000 करोड़ का। तो हम लोग जाएंगे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में, और यहाँ के चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गरीब लोग, किसान, मैं उनको कहूंगा एनएचआई के बॉन्ड में पैसे डालो, मिनिमम 7% रिटर्न मैं आपको दूंगा, 7%। अब बैंक में आपको कहां मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज? हर महीने में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। AAA रेटिंग है, वर्ल्ड का है। और इसलिए अब इस देश के गरीब लोगों का पैसा रोड में लेना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। अगर सेबी अप्रूवल दे देगी तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से रोड बनेंगे और 7% रिटर्न उनको मिलेगा, ताकि वो भी पेंशनर्स, सीनियर सिटीजन, आप भी जब यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे तो सभी एमपी नहीं बनते। साक्षी महाराज, अब आपका डिपॉजिट रख देना एनएचआई में, 7% इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा। सर, ये मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि काफी अच्छे सुझाव सम्मान्य सदस्य ने दिए हैं। सबके सुझाव के जवाब भी लेकर मैं आया हूं, पर समय की कमी है और आपने दिया हुआ समय अब मेरा समाप्त हुआ है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि इसके बाद में भी आपके सुझाव जो भी देश के हित में है, सेक्टर के हित में है, आप कोई भी पार्टी के हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इसका अनुकरण करते, कभी हमने पॉलिटिकल पार्टी के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई काम मंजूर किया या नामंजूर किया, ऐसा कभी नहीं किया। जो भी आते होने वाला काम है सबका करते हैं, और आपका विश्वास और प्रेम, यही हमारी ताकत है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अभी अधिकारियों को बता रहा था कि 75 लोग बोले, और ये किसके नसीब में है अध्यक्ष महाराज? आज एक पार्टी वाला, पार्टी के अंदर ही तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते लोग। यहां कौन कम्युनिस्ट पार्टी का है, कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई एमआईएम का है, वो बेचारा आकर कहता है कि नहीं, खुश होता है। तो मैंने कहा ये सब आपके बदौलत हुआ है। ये हमारे अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा कि देखो ये श्रेय मेरा नहीं है। मैं अक्सर मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन लोगों को बताता हूं। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं। ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर अध्यक्ष महाराज, इसमें सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं और पोस्टर चिपकाते हुए पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, तो ग्रास रूट से आया हूं। तो मैंने एक बात सीखी है कि ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, यानी कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। और ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क एंड बिजनेस। तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि आप काम करो, और हमारी टीम काम कर रही है, आप सब काम कर रहे हैं, इसके कारण हमको श्रेय मिला है। आपकी अच्छी बातें जो है वो मेरे अकेले का श्रेय नहीं है। दैट क्रेडिट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, डे एंड नाइट उन्होंने काम किया, उनको ही उतना ही श्रेय है। और इसलिए ये जो टीम वर्क है उसके लिए ये हमको सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी मार्गदर्शन है। वित्त मंत्री जी ने हमको बहुत बजट बढ़ा कर दिया है, और हमको बढ़ाने के कारण हमें पैसे की कोई अड़चन भी नहीं है।
तो स्वाभाविक रूप से हम इस देश को, जैसे मैंने पहले कहा था कि 24 दिसंबर के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और ये करते समय आपके जो भी सुझाव होंगे, आपकी कहीं अगर टीका भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, तो भी उसका स्वागत करते हुए, उससे सीखते हुए हम आगे जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट की ये जो मांगे हैं उसको आप पूरी तरह सपोर्ट करिए और उसका समर्थन करिए। और फिर भी कोई बात होगी तो मेरे चेंबर में आपका दरवाजा ओपन है, आप कभी भी आइए, आपका काम करने का हर समय हम प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।